एपिसोड 41 टू 50। अध्याय 41। एक तौलिए में जिन विला। जब तक लीवेई घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। वह जल्द से जल्द घर जाकर उसके हाथ का खाना खाना चाहता था, लेकिन उसे लगातार मीटिंग्स में व्यस्त रहना पड़ा। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि रातें मंद पड़ चुकी थीं और मिंग लिविंग रूम में कहीं नजर नहीं आ रहा था। बटलर ने उसका स्वागत किया। स्वागत है युवा स्वामी। मिंग कहाँ है? उसने पूछा। वह अपने कमरे में है। तुम्हारे जाने के बाद से वह नीचे नहीं आई। मैंने यू मई को भी उसे जगाने के लिए भेजा था, लेकिन उसका कमरा अंदर से बंद था और हम बिना इजाजत के उसे नहीं खोल सकते। बटलर ने जवाब दिया। लिवेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मेरे जाने के बाद से वह पूरी शाम नीचे नहीं आए और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं उठाई? क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए नहीं कहा था? लेकिन तुम मुझे इसके बारे में कैसे नहीं बता सकते? वह बटलर पर चिल्लाया। सर, मुझे लगा कि आप व्यस्त हैं और मैडम आराम कर रही होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें परेशान न करना ही बेहतर होगा। लिवेई ने बटलर को घूरा और उसके कमरे की ओर दौड़ा। वह चिंतित था। उसे डर था कि कहीं वह पिछली बार की तरह बेहोश तो नहीं हो गई। उसने जल्दी से बटलर द्वारा लाई गई चाबियां लीं और बिना कुछ इंतजार किए कमरे में घुस गया। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह इस कमरे में प्रवेश करेगा तो यह दृश्य उसके सामने आएगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह स्तब्ध रह गया। वह एक पल वहीं स्थिर खड़ा रहा। कमरे में दाखिल होते ही उसने मिंग को तौलिया ओढ़े देखा। उसके बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। उसकी दूधिया गोरी त्वचा उसके सामने थी। सिर्फ वही हिस्से ढके हुए थे जिन्हें ढकने की जरूरत थी। वह इस समय बहुत ही आकर्षक लग रही थी। ये नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। जब वह अपने विचारों से बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि बटलर भी वहां मौजूद है। वह उस पर चिल्लाया, मत देखो। ये कहते हुए वह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सहज ही कमरे में दाखिल हो गया था। उनकी नज़रें मिलीं। वह बहुत हैरान थी। वह पूरी दोपहर और शाम सोती रही। बुरे सपनों की वजह से वह पसीने से तरबतर थी, इसलिए उसने नहाने का फैसला किया। वह अपने कपड़े बाहर भूल गई थी और बाथरोब भी बाथरूम में नहीं था, इसलिए उसने तौलिया ओढ़ लिया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि लिवेई बिना दस्तक दिए ही कमरे में घुस आएगा। वह उस पर चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? बिना खटखटाए तुम दरवाज़ा कैसे खोल सकते हो? ये कहते हुए उसने तौलिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उसकी चीख का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अभी भी स्तब्ध था। उसका तौलिया सफ़ेद रंग का था और उसके गीलेपन की वजह से उसकी गोरी त्वचा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि अगर वह ये तौलिया हटा देगा तो वह कैसी दिखेगी। मिंग उसकी नज़र समझ गया और फिर चिल्लाया, बाहर निकलो अभी। इस बार वह जाग गया। उसने उलझन से उसके चेहरे को देखा, मानो कोई बच्चा अभी अभी नींद से उठा हो। दूसरी ओर मिंग उस पर बहुत गुस्सा थी और साथ ही घबराई हुई भी। वह उसकी इस नज़र को अच्छी तरह जानती है। लिवेई उसकी तरफ बढ़ा। वह पीछे हटी और फिर दीवार के सहारे खड़ी हो गई और लिवेई का लंबा शरीर उसे भारी लग रहा था। वह डरी हुई और घबराई हुई थी। उसने कहा, लिवेई, तुम क्या कर रहे हो? उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। वह डरी हुई थी, बहुत डरी हुई। उसने अपना हाथ उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे सिर के ऊपर उठाने में मदद की। उसकी हरकत देखकर वह चौंक गई। उसने घबराकर कहा, लिवेई, ये ठीक नहीं है। अभी हमारी शादी नहीं हुई है। उसने डरते हुए कहा। लिवेई ने हंसते हुए कहा, श्रीमती मिंग, आप ये कैसे भूल गईं कि हम आधिकारिक तौर पर विवाहित हैं, लेकिन हाँ, हमने अभी तक अपनी शादी पूरी नहीं की है। क्या हमें आज ही ऐसा कर लेना चाहिए? उसने कहा और शैतानी ढंग से मुस्कुराया। मिंग को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था और उसने सोचा, ओह हाँ, वे विवाहित हैं, लेकिन मेरी उससे शादी नहीं हुई थी। वो जी मिंग था। क्या ये किसी और के पति के साथ अफेयर जैसा नहीं है? पर अभी तो मैं मिंग हूँ। पर मैं झाओ मिंग हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ? असली दिक्कत यह है कि सब कुछ काबू से बाहर होता जा रहा है। उसने डरी हुई निगाहों से उसे देखा। वह उसके हाव भाव देखकर हंस पड़ा। वह इतनी प्यारी कैसे लग सकती है? अध्याय 42। एक भेड़िया की तरह। मिंग उसकी बेशर्मी देखकर दंग रह गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, हमने तय नहीं किया था कि 6 महीने पूरे होने से पहले हम अंतरंग नहीं होंगे। पहले हमें यह पक्का करना होगा कि क्या हम वाकई। इससे पहले कि वह कह पाती कि काश हम सचमुच साथ रह पाते, लिवेई ने उसे जोर से चूमकर उसकी बात रोक दी। ये चुंबन कोमल नहीं था, बल्कि तीव्र था, ये दर्शाने के लिए कि वह अपने रिश्ते को लेकर कितना गंभीर है और वह उसके इरादों पर शक करने में व्यस्त है। वह उससे अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? वह इस चुंबन से हैरान थी। जैसे ही उसने उसे चूमा, वह अपने मन के सारे सवाल भूल गई। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसने एक हाथ से उसकी कमर कसकर पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ उसके पीछे उसे थामे रखने के लिए था। जब उसे दूर धकेलने की उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उसने अपनी हार मान ली। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ एक चुंबन नहीं है? चुंबन करना गलत नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो आधिकारिक तौर पर मेरा पति है। मेरा मतलब है जीमिंग का पति। और मुझे नहीं पता कि वो कभी वापस आएगी भी या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि अब मैं उसकी ज़िंदगी जी सकती हूँ। क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे जीमिंग के तौर पर उसके साथ रहने की इजाज़त दे दी है? जैसे जैसे वह उसे चूम रहा था, उसके अंदर सही गलत की जंग चल रही थी। एक तरफ वह उसके साथ रहना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे जीमिंग के लिए बुरा लग रहा था और उसे लग रहा था कि वह धोखा दे रही है। जब वह अपने विचारों में मग्न थी, उसे पता ही नहीं चला कि चुंबन के दौरान उसकी आंखें खुली हुई थीं। और जब लिवेई ने चुंबन के बीच में उसकी तरफ देखा तो वह लगभग जोर से हंस पड़ा। वह कितनी प्यारी लग रही थी। चुंबन के दौरान उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। उसके गाल टमाटर की तरह लाल थे और वह जल रही थी। एक सामान्य पुरुष इस दृश्य को देखकर अपनी वासना को कैसे नियंत्रित कर सकता था?
उसने आह भरी और धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझे घूरती रहोगी तो पता नहीं मैं खुद पर काबू रख पाऊंगा या नहीं। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आज रात तुम्हें खा जाऊं तो अपनी आंखें बंद कर लो। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दीं। वह अभी भी सदमे में थी और उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह हंसा, ये देखकर कि यह धूर्त लोमड़ी कैसे डरी हुई खरगोश बन गई है। उसकी आंखें बंद करने के बाद उसने उसे फिर से चूमा, लेकिन इस बार चुंबन बहुत हल्का था। उसने उसके होंठ चूसे, वे बहुत मुलायम थे, उनका स्वाद रुई की कैंडी जैसा था, मुलायम और मीठा। उसने उन्हें चूसा और चाटा मानो वे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज़ हों। मिंग उसकी हरकतों में खोया हुआ था, उसे कुछ ठीक से सूझ नहीं रहा था। उसके पैर कमज़ोर पड़ रहे थे, अगर उसने उसे थामा न होता तो वह गिर जाती। उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा एहसास कभी महसूस नहीं किया था। प्यार और कोमलता से प्यार पाने का यह एहसास उसके लिए अलग था। उसने अनजाने में अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं। ऐसा करते ही ली वेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी हरकतें देखकर उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने और करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी मिटती जा रही थी, अब वे बहुत पास थे, बहुत पास। उसने उसके होंठों पर जोर से चूमा और होंठों पर काट लिया। आह, ऐसा कैसे हो सकता है? वह दर्द से कराह उठी। जैसे ही उसने उस पर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, उसने उसके मुंह के अंदर अपना रास्ता बना लिया। उसने अपनी जीभ अंदर डालकर उसके अंदरूनी हिस्सों को टटोला। उसने उसकी जीभ से खेला और फिर उसे चाटा। मिंग उसकी इस हरकत से आह भर गई। फिर उसने उसकी जीभ को अपनी जीभ से जकड़ लिया। वह उसका स्वाद लेना चाहता था, वह जिंदगी भर इस मिठाई को खा सकता था। वह उसकी जिंदगी की सबसे मीठी मिठाई है। किसी और को उसकी बच्ची को छूने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वही इस मिठाई का स्वाद ले सकता है, सिर्फ वही। आखिरकार उसने चुंबन तोड़ा जब उसने देखा कि उसकी सांस फूल रही है। वह ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। हाँफते हुए उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे वह और भी सेक्सी लग रही थी। उसने उसकी तरफ देखा, वो तौलिया ओढ़े हुए थी और हाँफ रही थी। यह अब तक का सबसे खूबसूरत नज़ारा था जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखा था। वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। उसने घूंट भरा, उसका एडम एप्पल हिल गया और उसके मुंह में लार जमने लगी। हाँफने के कारण उसकी छाती की हर हरकत से उसका लन सख्त होता जा रहा था। उसकी नज़र उस पर आग की तरह चमकने लगी। अब वह मानव भेष में भेड़िए की तरह है। अध्याय 43। बस मुझे एक संकेत दे दो। मिंग जोर जोर से सांसें ले रही थी, इसलिए उसे उसकी भावुक निगाहों का एहसास ही नहीं हुआ और वो अपने रूप रंग का भी ध्यान नहीं रख पाए। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसे पसीना भी आ रहा था, जिससे उसका रूप और भी कामुक लग रहा था। ली वेई उसे भूखी निगाहों से घूर रहा था। उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। एक झटके में उसने उसकी कमर कस ली और उसे हवा में उठा लिया। उसकी स्थिति स्थिर करने के लिए उसने उसकी टांगें अपनी कमर में लपेट ली और उसे दीवार से सटा दिया। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसने उसे भूख से चूमना शुरू कर दिया। वह उसे ऐसे चूम रहा था मानो उसे किसी भी पल खा जाएगा। उसकी हरकतें देखकर मिंग दंग रह गई, लेकिन जब उसने उसे चूमना शुरू किया तो उसे पता चल गया कि वह उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में भर लिया, मानो वह हवा में उठी हुई हो। वे दोनों बहुत करीब थे। वो उसे जोर जोर से चूम रहा था और वो भी इस पल में खोई हुई थी। उसे नीचे गर्मी महसूस हो रही थी और ली वेई के लिए रुकना मुश्किल होता जा रहा था। उसका कोई खास होना और भी मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए चुंबन तोड़ा, उसने अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। दोनों हाँफ रहे थे। ली वेई ने उसके लाल चेहरे को देखा। जब उसने उसे घूरते हुए देखा तो वह शर्मा गई। उसने कहा, मिंग, क्या हम अभी नहीं कर सकते? उसने सावधानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी आंखें जोश से भरी थीं। मुझे कुछ समय चाहिए ली वेई। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। वह इन भावनाओं में बह रही थी। वह भी उसे चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे अपने विचारों को सुलझाना होगा और जी चेंग को पूरी तरह से भूल जाना होगा ताकि वह ली वेई को पूरी तरह से स्वीकार कर सके। वह जी चेंग के बारे में सोचते हुए उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती, भले ही वह सिर्फ नफरत ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर वह उससे नफरत करती है तो इससे सिर्फ ये जाहिर होगा कि उसे उसकी याद आती है और वह उसके बारे में सोचते हुए उसके करीब नहीं आ सकती। ये ली वेई के साथ अन्याय होगा। ली वेई ने उसकी तरफ देखा और उसकी झिझक देखकर आह भरी। लगता है उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। उसने अनिच्छा से उसे नीचे उतारा और फिर अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। शश, तुम्हें इसके लिए दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं करना चाहती तो हम भी नहीं करेंगे। मिंग, मैं तुम्हें इन चीज़ों के लिए कभी मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम नहीं करना चाहती तो बस कह दो। तुम्हें ना कहने में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, मिंग, मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टनर को वो सब करने के लिए मजबूर किया जाए जो वो खुद नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो प्यार नहीं बल्कि वासना होगी। और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें संजोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पहले पल को बहुत खास बनाना चाहता हूँ। तब नहीं जब तुम तैयार ना हो। जब भी तुम तैयार हो मुझे इशारा कर देना, ठीक है? उसने उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मिंग अभिभूत हो गई। उसने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें प्रेम और ईमानदारी से भरी थीं। उसकी आंखें भर आईं। उसे पता भी नहीं चला कि उसके आंसू बहने लगे हैं। उसने सिर हिलाया और रोने लगी। उसे बच्चों की तरह रोता देखकर ली वेई घबरा गया। उसने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। इस पल वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और जोर जोर से रोने लगी। उसने उसकी तरफ देखा और सोचा, रोते हुए वह अच्छी नहीं लग रही। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि वह अब और न रुलाए।
वह इतनी जोर से रो रही थी कि लिवेई जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने अपनी हंसी पर काबू पाया और उसे मनाने की कोशिश की। शशश, मत रो, क्यों रो रही हो, मुझे यहाँ रोना चाहिए, उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह सिसकते हुए उसकी बातों पर हंसने लगी। जब वह उसे थपथपा रहा था उसकी घड़ी उसके तौलिए में फंस गई और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब वह रोना बंद कर चुकी तो वह उसके आलिंगन से छूटना चाहती थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी उसके तौलिए में फंस गई है। उसने उसकी तरफ देखा और मिंग ने उसकी तरफ। उसने अपनी घड़ी उसके तौलिए से निकालने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया तौलिए की गांठ खुल गई और उसका तौलिया नीचे गिर गया। अंडरस्को, मिंग चिल्लाए और अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी ताकि वह उसे नंगी न देख सके। और अपनी बंद आंखों से लीवेई झांकने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिंग ने अपनी आंखें इतनी कसकर बंद कर ली थीं कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह इतना निराश हो गया कि उसे और अधिक देखना चाहिए था। अध्याय 44 श्वेत कमल। जब मिंग ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद की तो वह बहुत शर्मिंदा हुई। वह उसके सामने नंगी खड़ी थी। कितनी शर्मनाक बात है। उसने उसे चेतावनी दी, लीवेई, अगर तुमने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगी। लीवेई अभी भी स्तब्ध था। आंखें बंद करने से पहले उसने उसे एक नज़र देखा। वह खूबसूरत थी, उसका शरीर एकदम निखरा हुआ था, उसकी दूधिया गोरी त्वचा, उसने उसके स्तन देखे, कितने आकर्षक थे। वह किसी मोहिनी सी लग रही थी जो उसे लुभाने आए हो और इस हालत में सामान्य रहना वाकई मुश्किल है। उसका छोटा भाई, जो पहले उनकी बातचीत की वजह से शांत हो गया था, फिर से सख्त हो गया था। इस दृश्य को देखकर वह कैसे प्रतिक्रिया न दे पाता। जिस लड़की को वह इतना चाहता था वह उसके सामने खड़ी थी। बहुत बुरा हुआ कि वह उसकी तरफ देख नहीं सका, वरना वह उसे यहीं ले जाता। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने उसकी हरकत भांप ली और उसे घुटनों पर लात मार दी। उसकी आंखें अब भी ढकी हुई थीं। वह दर्द से फुफकार उठा, मिंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। अपने हाथों पर नियंत्रण रखो वरना मैं वहां लात मार दूंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम मुझे वहां लात मारोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? वे इस दुनिया में कैसे आएंगे? मिंग ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया, यह आदमी तो बात करना जानता है, इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उसने कहा, बकवास मत करो और जो मैं कहती हूँ वही करो। अभी भी उसकी आंखें ढांकते हुए वह उसे पीछे की ओर धकेलने लगी। मिंग, तुम क्या कर रहे हो? बस अपने हाथ हटा लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं देखूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? उसने व्यंग्य किया। वह महारानी थी। अगर वह उस आदमी से प्यार करने में मूर्ख न होती तो पिछले जन्म में उसने बहुत कुछ हासिल किया होता। वह कोई साधारण प्राचीन लड़की नहीं थी। उसका IQ 210 था। वह चिकित्सा, संगीत, मार्शल आर्ट, खाना पकाने वगैरह में प्रतिभाशाली थी। वह एक बार सुनी हुई बात याद रख लेती थी और उसके पिता ने उसे युद्ध के मैदान में किसी के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई तकनीकें सिखाई थीं। इसलिए वह उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। प्राचीन काल में भी वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन एक कहावत है कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है। ये बात उसके मामले में बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन अब वह बेवकूफ़ नहीं बनेगी। वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। वह उसे धक्का देती रही जब तक वे बाथरूम तक नहीं पहुंच गए। फिर उसने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर धकेल दिया और बाथरूम को बाहर से बंद कर दिया। उसे उसकी तरफ देखने का भी मौका नहीं मिला। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोलने चली गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसे कपड़ों में देखकर उसका चेहरा निराश हो गया था। उसने हंसी उड़ाई, यह आदमी तो बड़ा विकृत है। ... जी परिवार, पापा, आज मैंने लीवेई और बड़ी बहन को खाने पर बुलाया था। लेकिन लीवेई ने कहा कि वो बड़ी बहन से पूछेगा। पापा, मुझे नहीं पता कि बहन ने उससे क्या कहा था लेकिन वो मुझे रूखा लगा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता है वो मुझसे नफरत करता है। बहन ने ज़रूर उससे कुछ कहा होगा लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसकी बहन हूँ और मैं लीवेई से प्यार करती हूँ। वो सिर्फ मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी कैसे कर सकती है? मैंने तो उसके लिए अपने प्यार की कुर्बानी भी दे दी, लेकिन वो हमारे बीच गलतफहमी क्यों पैदा कर रही है? शिनाई ने रोते हुए शिनरोंग से शिकायत की। शिनरोंग के सामने वो हमेशा एक ऐसी बेटी और बहन होने का नाटक करती थी जो मिंग की परवाह करती है और ऐसी बातें कहती थी जिससे मिंग और नफरत करे। उसे हमेशा शिनाई के लिए बुरा लगता था क्योंकि वो किसी को नहीं बता सकता था कि वो उसकी बेटी है। वो बचपन में बहुत होशियार थी लेकिन स्कूल में उसे हमेशा तंग किया जाता था क्योंकि उसके पिता कभी स्कूल नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि वो कभी उसके पास नहीं जाता था, लेकिन वो अपनी पहचान बताने से डरता था। उसने इसके लिए जी मिंग और उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराया। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसने ही अपनी पत्नी को धोखा दिया था और बिना शादी के बेटी पैदा की थी। उसे हमेशा शिनाई के लिए अपराध बोध होता था और उसे घर लाने के बाद उसने मिंग के पास जो कुछ भी था उसे दे दिया। और उसने मिंग को भी कई बार शिनाई को बहन जैसा न मानने के लिए डांटा और हमेशा उसे शिनाई के लिए झुकने पर मजबूर किया। वो कुतिया, वो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। तुम उसकी छोटी बहन हो। जब उसे पता चला कि तुम लीवेई से प्यार करती हो तो उसे वो शादी रद्द कर देनी चाहिए थी, पर उसके बावजूद उसने उससे शादी कर ली। इतना ही नहीं, वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। वो लड़की किसी काम की नहीं है। शादी के बाद उसने जी परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा होता कि वो कभी जागी ही न होती। जी रोंग ने मिंग को कोसते हुए कहा। रोंग, तुम्हें अपना रक्तचाप नहीं बढ़ाना चाहिए। आखिर वह तुम्हारी बेटी है। मुझे पता है कि यह हमारी गलती है। हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे शिनाई को विदेश ले जाना चाहिए था ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। ये सब मेरी गलती है।
मुझे नहीं पता कि उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसकी परवाह करता हूँ। वह हमेशा सोचती है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। पता नहीं वह कब मेरे अच्छे इरादों को समझेगी। जी रुक्सी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। शिनई अपनी माँ का नाटक देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। डार्लिंग, अपने आप को दोष मत दो। तुमने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना है, लेकिन उस कुतिया को दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं है। आखिरकार उसने अपनी माँ से चालाक स्वभाव सीखा है। वह अपनी माँ जैसी ही है। उसे मुझसे एक भी चीज़ विरासत में नहीं मिली। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए था ताकि पता चल सके कि वह मेरी बेटी है भी या नहीं। उसने उपहास किया। जी रुक्सी ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए। अचानक उसके चेहरे पर एक शांत भाव आया और उसने उन्हें दर्द भरे भाव से ढक लिया। माँ और बेटी दोनों ही सफ़ेद कमल के चित्र बनाने में माहिर थीं। वे हमेशा जी रोन के सामने अपना मासूम चेहरा दिखाती थीं और हमेशा अपना असली दुष्ट चेहरा छिपाती थीं। माँ और बेटी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती थीं। अध्याय 45 पिज्जा पागल। जिन विला। अपनी शर्मनाक मुलाकात के बाद दोनों खाने के लिए नीचे आए। वे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। लीवेई उसे घूरता रहा। वह बस उसके कपड़े फाड़ देना चाहता था और उसे छूकर उसकी पूरी देह को देखना चाहता था। उसकी गहरी निगाहें मिंग को असहज कर रही थीं। वह उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? वह बहुत नाराज़ थी। पहले से ही स्थिति बहुत शर्मनाक थी और वह उसे और भी असहज कर रहा था। उसने अपनी बाहें उठाईं और मजाकिया लहजे में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? लेकिन मैं तो बस, उसने जानबूझकर रुककर कहा, तुम्हारे होठों के पास के निशान को देख रहा हूँ। क्या मेरी रचना सुंदर नहीं है? उसने असमंजस से उसकी तरफ देखा। क्या रचना है? फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और कैमरा खोला। उसके होठों के पास एक लाल निशान था। यह उसी ने बनाया था जब उसने उसे काटा था। वह अचंभित रह गई। कैसे कर सकता है? उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया? अब सबने देख लिया। ये कितना शर्मनाक है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि वे पहले क्या कर रहे थे। वह शर्म से और शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना चेहरा हथेलियों से छिपा लेती है। वह हंसा। ये लड़की कितनी प्यारी है। सिर्फ एक चुंबन से उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। मतलब जब हम पूरी तरह से आगे बढ़ जाएंगे तो वह क्या करेगी? अब वह उस पल का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने मन से उन विचारों को निकालने के लिए अपना गला साफ किया, वरना वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। उन्होंने खाना शुरू किया। आज रात के खाने में पश्चिमी व्यंजन थे। ताज़ी सब्जियों में मिला हुआ व्हाइट सॉस पास्ता व्हाइट वाइन के साथ परोसा गया। पिज्ज़ा भी था। जब वे जिन मैंशन से आ रहे थे तो कार में मिंग ने उससे कहा कि वह पिज्ज़ा खाना चाहती है, क्योंकि जिन लियांग ने उसके सामने इसका जिक्र किया था और वह इसके स्वाद के बारे में जानने को उत्सुक थी। वह इसे खाना चाहती थी, इसलिए लीवेई ने रात के खाने में पिज्ज़ा बनाने का ऑर्डर दिया है। जैसे ही उसने पिज्ज़ा का एक निवाला खाया, वो ठिठक गई। उसने पिज्ज़ा की तरफ देखा और फिर लीवेई की तरफ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लीवेई को उसकी अभिव्यक्ति अजीब लगी। उसे लगा कि उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने पहले कभी इसका स्वाद नहीं लिया? क्या वह विदेश में नहीं रहती? क्या उसे इन सब व्यंजनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी नहीं होनी चाहिए थी? उसने उसे असमंजस में देखा। मिंग ने फिर एक लंबी आवाज़ निकाली, अंडरस्को लीवेई, ये बहुत ही लाजवाब है। इसका स्वाद इतना लाजवाब कैसे हो सकता है? ये मुलायम तो है पर मलाईदार भी, और इस पर लगा सफ़ेद पनीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया। मैं जीमिंग घोषणा करती हूँ कि अब से पिज्ज़ा मेरा पसंदीदा होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आधुनिक युग में उसे अपने पुराने ज़माने की याद नहीं आएगी, बल्कि उसे यहाँ रहना ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे ज़िंदगी भर खा सकती हूँ। वह खुशी खुशी उसे खाने लगी। लीवेई उसकी घोषणा पर हंस पड़ा। वह उससे अपने संदेह के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वह उसकी इस खुशी के पल को तोड़ना नहीं चाहता था। फिर उसने भी पिज्ज़ा का एक निवाला खाया, ये देखने के लिए कि क्या यह उतना ही स्वादिष्ट है जितना वह कह रही थी। जब उसने उसे खाया तो उसे भी वह स्वादिष्ट लगा, लेकिन उतना नहीं जितना वह कह रही थी। उसने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। उसे खुशी से खाते देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसके गाल पिज्ज़ा से फूले हुए थे और वह उसे ऐसे चबा रही थी जैसे दुनिया में सिर्फ यही पिज्ज़ा हो। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इस पिज्ज़ा को बनाने वाले को इनाम देना चाहिए, क्योंकि उस पिज्ज़ा ने उसे खुश कर दिया। वह एक पिज्जा पागल की तरह दिखती है। पिछले जन्म में वह हमेशा अपनी सास के लिए खाना बनाती थी और उन्हें अपने हाथ का बना खाना खाते देखकर खुश होती थी, लेकिन बदले में उसकी सास ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। यहाँ तक कि जी चेंग के सामने भी वह कई बार झूठ बोलती है कि खाना जाओली ने बनाया है। इस जन्म में वह बिना किसी परवाह के खुशी खुशी खा रही थी। उसके लिए यह उसका पुनर्जन्म था जिसमें वह खुशी से जीना चाहती थी। उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं होगी और वो वही करेगी जो वो चाहती है, और उसे कोई ऐसा भी मिल गया जो उसकी परवाह करता है। ये सब सोचते हुए उसने लीवेई को देखा और खुद को धन्य महसूस किया। अध्याय 46 सुंदर रात। रात के खाने के बाद मिंग का पेट भर गया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था। उसने टहलने का फैसला किया और लीवेई उसके साथ हो लिया। वे टहलने के लिए बगीचे में गए। उसे इस घर में आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन उसने इसे ज़्यादा नहीं देखा। और यह बगीचा सुबह के बगीचे से बिल्कुल अलग दिखता है। रात के अंधेरे में चांद की सुखदायक रोशनी में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधों और फूलों की खुशबू से घिरा बगीचा हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है। ये रात को और भी खूबसूरत बना देता है। उसके पिछले जन्म में महल में कई बगीचे थे जो इस बगीचे से भी बड़े थे। वे फूलों और पेड़ों से भरे हुए थे और इस बगीचे से कहीं ज़्यादा हरे भरे थे। दूसरों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा था, लेकिन उसके लिए तो ये किसी जेल से कम नहीं था।
उसके साथ सैर करने वाला कोई नहीं था। जी चेंग या तो हमेशा सीमा पर रहता था या अपने अध्ययन कक्ष में काम करता रहता था। वह उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाती थी और न ही उस तथाकथित स्वर्ग की खूबसूरती का आनंद ले पाती थी। लेकिन शुक्र है कि इस बार वह अकेली नहीं थी। वह अनजाने में एक और मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी। जब वह इसी बारे में सोच रही थी, लिवेई ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों उंगलियां आपस में फंसा लीं। वह अचानक चौंक गई, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। उसके कान लाल हो गए और उसके होठों पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। वे बिना कुछ बोले बगीचे में टहल रहे थे। ये शांत तो था, लेकिन घुटन भरा नहीं था। ये शांति से भरा सन्नाटा था। उसके साथ चलते हुए वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसके साथ इस तरह जीवन बिताना कितना अच्छा होगा। यह उनके रिश्ते को दूसरा मौका देने जैसा था। हालांकि ये पहली बार जैसा ज्यादा लगा। उसका हाथ थामे हुए दिल की धड़कनों का एहसास बस आनंदमय था। मुझे कल ही तलाक के कागजात रद्द कर देने चाहिए, ताकि उसे मुझे छोड़कर जाने का मौका ही न मिले। ये बात नोट करते हुए उसके मन में एक विचार आया। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी खूबसूरत मुस्कान देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसकी एक मुस्कान उसे घुटनों के बल गिरा सकती है। उसे रिझाने के लिए उसे किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। उसकी एक मुस्कान ही सारा काम कर सकती है। उसके कदम रुक गए, जिससे वह हैरान रह गई। वह उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। क्या हो? उसे आश्चर्य हुआ कि वह अचानक क्यों रुक गया। हालांकि उसके शब्द तब बाधित हो गए जब उसने झुककर उसके माथे पर चुंबन दिया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, शीमिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह हैरान रह गई जब उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, उसे जाने नहीं देना चाहता था। वह उसकी हरकतों से हैरान थी, लेकिन उसने खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से आह भरी और अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटकर उसे गले लगा लिया। वे कुछ देर तक कुछ नहीं बोले और उसी मुद्रा में खड़े रहे। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होती, मौन सब कुछ कर सकता है। थोड़ी देर बाद वे अलग हो गए और बगीचे में लगे झूले की ओर चल पड़े, जो पीछे वाले बगीचे में तालाब के पास था। झूले के सामने एक साइड टेबल थी जिस पर लिवेई ने उसके लिए चाय और मिठाई का प्रबंध किया था। वह जानता है कि उसे चाय और मिठाइयाँ पसंद हैं, इसलिए उसने उसके लिए पहले से ही तैयार कर रखी हैं। उसे भी ज्यादा खाने की जरूरत है। वह बहुत पतली है, वह उसे ज्यादा खिलाएगा ताकि बाद में वह उसके उपहारों का आनंद ले सके। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जीमिंग अपनी टांगें हिलाते हुए ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। वह उसकी बातों से बेखबर थी और खुशी खुशी मिठाइयाँ खा रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आज शिनई ने हमें अपने घर रात के खाने पर बुलाया है। उसने कहा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद करते हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम चलना चाहोगी? उसने झिझकते हुए पूछा। चूंकि उसके परिवार के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए यदि वह नहीं जाने का निर्णय लेती है तो वह समझ जाएगा। तुमने उससे क्या कहा? उसने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने याद करने की कोशिश की कि जीमिंग का जी परिवार के साथ कैसा रिश्ता था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे याद आया कि जी परिवार बहुत स्वार्थी है और हमेशा जीमिंग के साथ बुरा व्यवहार करता है। और शिनई के लिए वह अपने अतीत की जियाओली जैसी ही थी। वह सफ़ेद कमल होने का दिखावा करती है, जबकि वह दिल से बुरी है। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, और अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दूंगा। उसने उसके भावों को समझने की कोशिश करते हुए कहा। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, वह कहीं नहीं देख रही थी। वह उलझन में था, आखिर वह क्या सोच रही थी। वह ना सुनने को तैयार था क्योंकि वह जानता था कि उसे शिनई और उसकी माँ पसंद नहीं है। और तो और वह पहले भी कभी उनसे मिलने नहीं गई थी। यहाँ तक कि उनकी शादी के बाद भी वह कभी अपने घर वापस नहीं गई। इसलिए वह उससे एक बार पूछना चाहता था ताकि उसके वास्तविक विचार जान सके। लेकिन जब उसने उसका जवाब सुना तो वह हैरान रह गया। उसने उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 47 इतना अप्रत्याशित। तो फिर कल चलते हैं। तुम उनसे कह देना कि हम कल रात के खाने पर आएंगे। उसने बेपरवाही से कहा। वह भी देखना चाहती है कि ये लोग किस तरह के हैं। वह जीमिंग की स्मृति से उनके बारे में जानती है, लेकिन उनके बारे में सही निर्णय लेने के लिए उसे उनसे मिलना होगा, ताकि वह उसी हिसाब से अपने पत्ते खेल सके। उसके पिता ने उसे सिखाया था, अपने दुश्मनों को पहचानना जरूरी है ताकि उनकी अगली चाल का पता चल सके। इस तरह तुम उन्हें हमला करने से पहले ही हरा सकते हो। दूसरी ओर लिवेई उसके बेपरवाह व्यवहार से हैरान था। पहले लिवेई के मुंह से शिनई के बारे में सुनकर वह हमेशा चिढ़ जाती थी, लेकिन अब वह वहां रात के खाने पर जाना चाहती है। उसने सोचा, कोमा से उठने के बाद वह बदल गई है। उसने उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान देखी। वह हंस पड़ा। अब तक उसे किसी तरह उसका लोगों से व्यवहार करने का तरीका समझ आ गया है। मॉल में उस लड़की के साथ उसका व्यवहार देखकर उसे बहुत मजा आया। ये शांत और आकर्षक था। ऐसा तो नहीं कि वो उस लड़की को अकेला छोड़ दे जब उसने उसकी प्यारी बीवी का अपमान किया हो, उसे रंडी कहा हो। हाँ, अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ दे तो क्या ये उसका अपमान नहीं होगा। उस दिन मॉल से निकलते ही उसने गुशाओ को उस लड़की से निपटने के लिए बुलाया। गुशाओ ने उस लड़की के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि वह लड़की शेन कंपनी के अध्यक्ष शेन की बेटी है, जिसने जिन कॉर्पोरेशन को टेंडर के लिए प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अब उन्होंने बॉस को ही नाराज कर दिया था, तो अब उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। गुशाओ को राष्ट्रपति शेन के लिए बुरा लगा क्योंकि उनकी प्यारी बेटी की वजह से उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। वह मुस्कुराए। जिन कॉर्पोरेशन ने शेन कंपनी से अपने निवेश वापस ले लिए हैं और उनके प्रस्तावों को भी ठुकरा दिया है। इस खबर ने व्यापार जगत में खलबली मचा दी। जिन कॉर्पोरेशन देश के सबसे बड़े निगम हैं और उन्होंने उन्हें नाराज कर दिया है, और कोई भी उनके साथ अपना कारोबार जारी नहीं रखेगा। वे जिन कॉर्पोरेशन को नाराज नहीं करना चाहते। अगले ही दिन शेन की कंपनी के शेयर तेजी से गिर गए और उसका कारोबार दिवालिया होने की हालत में आ गया।
धक धक पूरी कंपनी को जिन लीवेई के गुस्से का सामना करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बेवकूफ़ लड़की ने उसकी प्यारी पत्नी का अपमान किया था। वर्तमान में लौटते हुए लीवेई ने कहा, ठीक है, तो मैं गुशाओ से कहूंगा कि वजी परिवार को कल की योजना के बारे में बता दे। उसने उसके कानों के पास उसके चेहरे पर पड़े बालों के गुच्छे को खींचते हुए कहा। ऐसा करते हुए उसका चेहरा उसके सामने था और वे बहुत करीब थे। वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। नज़दीकी के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया था। अचानक लीवेई ने उनके बीच की दूरी कम करनी शुरू कर दी। वह इतना करीब आ गया कि उनके होंठ लगभग छू रहे थे। उसने उम्मीद से आंखें बंद कर लीं। वह सोच रही थी कि वह उसे चूमेगा। उसने अनजाने में चुंबन लेने के लिए अपने होंठ ऊपर उठा लिए। ये नज़ारा देखकर लीवेई हंस पड़ा। फिर अचानक उसके कानों के पास गया और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम फिर से सांस लेना भूल गई? उसकी आवाज़ इतनी मोहक थी कि उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ इतनी रौबदार थी कि उसे सिहरन होने लगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे संतुष्टि हुई और वह आत्मसंतुष्ट होकर अपनी जगह पर वापस चला गया। वह मानो जड़ हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने उसकी तरफ देखा, फिर सामने। फिर उसने अपना चेहरा ढक लिया और सिर हिलाया। वह इस समय इतनी शर्मिंदा थी कि ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप सकती थी। वो महारानी उसकी चालों में फंस गई। आह, कितनी शर्मनाक बात है। वो सोच रहा होगा कि उसे छेड़ना आसान है। फिर वह अचानक उठी और घर के अंदर भाग गई। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि लीवेई को भी कुछ कहने का वक्त नहीं मिला। उसके जाने के बाद वह हंसा और उसके पीछे घर तक गया। आह, उसकी प्रतिक्रियाएं तो बहुत अप्रत्याशित हैं। अध्याय 48 ऑफिस जाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह जब मिंग बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो उसे अचानक कल वाली बात याद आ गई। ये सोचकर वह सिहर उठी। उसके गाल लाल और गर्म हो गए। उसने उन्हें ठंडा करने के लिए अपनी हथेली से छुआ। शुक्र है वे अब भी अपने अपने कमरों में सोते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। कल रात उसने यहाँ सोने की बहुत कोशिश की, पर वह कौन है? हाँ, वह महारानी के सामने चालाकी दिखा रहा था। महारानी ने उसे उदास चेहरे के साथ वापस भेज दिया। हालांकि उसने कहा था कि वो उसका हाथ थामे ही सोएगा, पर वो जानती है कि ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। पिछली बार जब वो बीमार थी तब उसके साथ सोया था तो ज़रूर उसने उसका फ़ायदा उठाया होगा। हालांकि वो सो रही थी, पर लड़कियों की छठी इंद्री भी कुछ होती है। वो जानती है कि उस रात वो यूं ही सपने नहीं देख रही थी, ज़रूर वही कर रहा होगा। कोई बात नहीं, वह ये सब दोबारा नहीं होने देगी। वह इस आदमी को इस कमरे में दोबारा नहीं रहने देगी। उसने गहरी सांस ली और तैयार होकर नीचे चली गई। लीवेई डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। वह टेबल पर बैठ गई और लीवेई ने नौकरानी को नाश्ता परोसने का इशारा किया। मिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था? उसने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो जानती है कि ये आदमी इसे स्वीकार नहीं करेगा। वो नाश्ता करती है। अब उसे इस पश्चिमी नाश्ते की आदत हो गई थी। उसे ये बहुत पसंद आने लगा था। जब वह टोस्ट का टुकड़ा चबा रही थी, लीवेई उसे खुशी से खाते हुए देख रहा था। ब्लैक कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। तो आज तुम घर पर क्या करोगे? उसने पूछा। घर पर खाने पीने और सोने के अलावा ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। आपने नौकरों को बुला रखा है, इसलिए वे मुझे कोई काम नहीं करने देते। मैं घर पर थोड़ी बोर हो रही हूँ, उसने नम्रता से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बिल्कुल किसी पिल्ले जैसी लग रही थी। वह उसके व्यवहार पर हंसा और बोला, तो तुम क्या करना चाहती हो? उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं ऑफिस में काम कर सकती हूँ? मैंने विदेश में रहते हुए बिजनेस की पढ़ाई की है। हालांकि मुझे काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब मैं घर पर नहीं रहना चाहती। और अगर आपको अपनी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है तो मैं दूसरी कंपनियों में भी अप्लाई कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी बाहें उठाईं। वो दूसरी कंपनी में काम करने की सोच रही थी। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी को दूसरी कंपनी में काम क्यों करने दूंगा? उसने कहा, ज़रूरत नहीं है। यह आपकी कंपनी है। आप महिला बॉस हैं तो बॉस किसी और की कंपनी में काम क्यों करेगा? अगर आप चाहें तो आज ही मेरे साथ आ सकती हैं। काम से परिचित हो जाए, फिर देखते हैं कि आपके लिए कौन सा पद उपयुक्त रहेगा। क्या कहती हैं? सच में आज तुम मुझे ऑफिस ले जाओगे? क्या इससे तुम्हारा काम बाधित तो नहीं होगा? उसने चिंतित होकर पूछा। वह ऑफिस जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि ये आधुनिक ऑफिस कैसे काम करते हैं। वह कई बार उसके पिता के साथ काम पर गई थी, इसलिए उसे इस दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता थी। हालांकि उसके पास मिंग की यादें हैं और यह उसका शरीर है, इसलिए उसे इसके आदी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वह इसे सीधे अनुभव करना चाहती थी और इसने उसे उत्साहित कर दिया। लीवेई ने जवाब दिया, अगर तुम 10 मिनट में तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। बिना कुछ कहे वह कुर्सी से उतरी और कपड़े बदलने के लिए ऊपर की ओर दौड़ी। वह बिजली की गति से दौड़ी। उसे एक शब्द भी कहने का मौका नहीं मिला। वह हंसा और कॉफ़ी का आखिरी घूंट पी गया। अध्याय 49 मैं ठीक हूँ। ठीक 10 मिनट बाद मिंग हल्के नीले रंग की लेस वाली ड्रेस पहनकर नीचे आए। उसकी ड्रेस ऊपर से फिट थी और कमर से लहराती हुई। ये ड्रेस उसके कर्व्स को पूरी तरह से उभार रही थी, मानो ये सिर्फ उसके लिए ही बनी हो। हल्के मेकअप और खुले काले बालों में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लीवेई उसे देखता ही रह गया। उसे अभी भी उसकी आदत नहीं पड़ी थी। हल्के मेकअप के साथ खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके इस फिगर पर कोई भी ड्रेस जंचेगी। उसने उसके हाव भाव देखे और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह जानबूझकर उसके सामने गई और अपने बाल पीछे की ओर झटक दिए, जिससे उसके बाल उसके चेहरे को छू रहे थे।
उसकी इस हरकत ने उसे चौंका दिया जब उसके मुलायम रेशमी बालों से शैम्पू की खुशबू आ रही थी। जब उसके शैम्पू की खुशबू उसकी नाक में गई तो वह मुस्कुराया। ये सुकून देने वाली और ताजगी देने वाली थी। उसने सोचा कि मुझे घर पर इस शैम्पू का स्टॉक रखना चाहिए ताकि यह कभी खत्म ना हो। जब वह उसी जगह पर स्तब्ध खड़ा था, मिंग बीच में ही रुक गई और नाटकीय ढंग से अपने बालों को झटकते हुए पूछा, तुम अभी तक वहां क्यों खड़े हो? क्या हमें देर नहीं हो रही है? उसने इतनी मासूमियत से पूछा जैसे उसे पता ही ना हो कि वह इस तरह क्यों खड़ा है। जब उसकी आवाज़ उसकी आंखों तक पहुंची तो वह अपने लाला लैंड से बाहर आ गया। बिना कोई जवाब दिए वह कार की तरफ बढ़ गया। वह हंसी और उसके पीछे कार तक चली गई। कार में, आज काम के बाद हम ऑफिस से सीधे जेड के घर जाएंगे, ठीक है? लिवेई ने उससे पूछा। उसने सिर हिलाया। मिंग को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह धड़कने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी, इसलिए उसने अपने दर्द से कराहते सिर को पकड़ लिया। उसके सिर पर पसीना आने लगा। उसने एक आवाज़ सुनी, मुझे तुम पर विश्वास है। उसे पता नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दर्द बहुत बुरा था। लिवेई अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसे उसकी सांसें तेज महसूस हुईं। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी हालत देखकर घबरा गया। उसने अपना लैपटॉप एक तरफ पटक दिया। मिंग, क्या तुम ठीक हो? मिंग, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? उसने चिंतित होकर उससे पूछा। वह पीली पड़ गई थी। उसने जल्दी से ड्राइवर को अस्पताल चलने का आदेश दिया, लेकिन मिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ उसे वापस अंधेरे में ले आई है। उसकी आवाज़ सुनकर उसे राहत मिली और उसका दर्द भी कम हो गया। उन्होंने चिंतित होकर कहा, नहीं, हम अस्पताल जा रहे हैं। आप पीले दिख रहे हैं। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। मिंग ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ लिवेई, बस हल्का सा सिर दर्द है। मुझे लगता है कि मैं बस घबरा गया था, इसी वजह से दर्द होने लगा, और कुछ नहीं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना मिंग ने ड्राइवर की ओर मुड़कर उसे कार्यालय जाने को कहा। ड्राइवर ने लिवेई की ओर देखा और उसकी सहमति मिलने के बाद ड्राइवर ने कार को कार्यालय की ओर मोड़ दिया। उसने मिंग को अपनी बाहों में भर लिया। वह बार बार उसकी तरफ देखता रहा कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। मिंग ने भी गहरी सांस ली और अपनी घबराहट दूर करने की कोशिश की। अध्याय 50। सुप्रभात सुश्री जी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने लिवेई को बताया कि वे ऑफिस पहुंच गए हैं। लिवेई ने मिंग की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर कहा कि वह ठीक है। वह उसके माथे पर एक चुंबन देने के लिए नीचे झुका। फिर उसने ड्राइवर को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। ड्राइवर कार से उतरा और उसके लिए दरवाज़ा खोला। फिर उसने मिंग को कार से उतरने में मदद की। जब वे इमारत में दाखिल हुए तो हर कोई उन्हें घूर रहा था, खासकर मिंग को, क्योंकि लिवेई अपने साथ जीशिनई के अलावा किसी और औरत को नहीं लाता। वह अकेली ऐसी है जिसे बॉस के साथ औपचारिक पार्टियों और दावतों में जाने का सम्मान मिला है, इसलिए ऑफिस में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है। उन्हें हमेशा लगता था कि बॉस मिस शिनई का पक्षधर है, इसलिए वे उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते थे। मिंग ने उनकी नज़रों को देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह इस तरह की नज़रों से अछूती थी। आखिरकार पिछले जन्म में उसने हर तरह की विनम्रता और नज़रों का अनुभव किया था। अब इन चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं होगा। उसने अपनी पीठ सीधी की और बाल पीछे झटक दिए और आत्मविश्वास से चलने लगी। जब लिवेई ने सबकी नज़रें उस पर देखी तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह किसी को भी अपनी पत्नी का अनादर नहीं करने देगा। वह अपनी गहरी आंखों से उन्हें घूर रहा था। उसका ठंडा, खतरनाक चेहरा देखकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने मिंग की तरफ देखा कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वो ठीक लग रही थी, और वो और भी ज्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। लिवेई उसे लिफ्ट तक ले गया और बीच बीच में वह उसे काम और विभागों के बारे में बताता रहा। जब शिनई को उसके कार्यालय में उसके आने की खबर मिली तो वह निमंत्रण स्वीकार करने के लिए उसका धन्यवाद करने उसके कार्यालय आई। वह खुश थी कि वह जी मैंशन में रात के खाने के लिए आने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि वह उसकी वजह से मान गया, क्योंकि जी मिंग जी मैंशन आने के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मिंग भी उसके साथ आया है। वह उसके ऑफिस पहुंची और उसकी सेक्रेटरी से कहा कि वह उसके ऑफिस रूम में उसका इंतजार करेगी। सेक्रेटरी ने भी सिर हिलाकर उसके लिए ऑफिस रूम खोल दिया। उसने सोचा कि बॉस उसका पक्षधर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बॉस बिना इजाज़त के किसी को भी अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देता, फिर भी उसने सोचा कि यह बात मिस शिनई पर लागू नहीं होती, और उससे भी बढ़कर वह शिनई का पक्ष लेना चाहती है। जब शिनई कमरे में दाखिल हुई तो उसने हर चीज़ को छूकर और जांचकर उसे तलाशना शुरू कर दिया। पहली बार वह इस कमरे में अकेली थी। वह अपनी अनुपस्थिति में कभी किसी को अपने कमरे में नहीं आने देता था, लेकिन अब वह वहाँ थी। उसे उसके साथ एक अजीब सी नज़दीकी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। ... जब मिंग और लीवेई ऑफिस पहुंचे तो सब पहले की तरह ही उन्हें उलझन भरी निगाहों से घूर रहे थे। लीवेई उन्हें घूरता रहा, लेकिन मिंग ने उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। जब वह अपने कार्यालय कक्ष में गया तो उसकी सचिव उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन मिंग को देखते ही उसके चेहरे के भाव फीके पड़ गए। वह शिनई को उसके कार्यालय कक्ष में ले गई, लेकिन वह जी मिंग के साथ आया था। इस स्थिति को आसानी से गलत समझा जा सकता था। वह डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने अपने भावों को शांत किया। उसने सोचा कि जी मिंग जरूर जबरदस्ती साथ ले आया होगा, वरना वह इस महिला को अपने साथ नहीं लाता। लेकिन वह उसके सामने उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो, वह अब भी श्रीमती जिन ही है। इसलिए सचिव ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। सुप्रभात सुश्री जी। उसने जानबूझकर ये दिखाने के लिए कहा कि वह उसे महिला बॉस नहीं मानती। वह उसकी ओर देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराए। अगर मिंग उसे डांटने की कोशिश करेगी तो इससे उसकी छवि खराब होगी, क्योंकि सचिव को देखकर कोई यह नहीं सोचेगा कि वह उसे उकसा रही है।
सचिव मुस्कुराया। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।